साहब जय हिंद। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। Jai Hind Rajesh, it is always pleasure to be with you on any show. It is fabulous working with you. Yes. थैंक यू सर, लॉट्स ऑफ थैंक्स सर। सर एक बड़े अहम मुद्दे पर आज मैंने आपको बात करने के लिए बुलाया है। दरअसल कुछ दिन पहले मैंने मेजर मोहम्मद अली शाह सर हैं, उनके साथ बात की थी असम राइफल को लेकर, क्योंकि सर ने सर्व किया है असम राइफल में, तो कई पॉइंट्स पर बात हुई थी। और उसके बाद वो वीडियो मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, बहुत सारे लोगों ने देखा। असम राइफल के जो जवान हैं उनको वीडियो बहुत पसंद आया सर, और मुझे लगा कि आज मैं शरदेंदु सर के साथ बैठूं, क्योंकि उनके कुछ सवाल थे, उन सवालों का जवाब मैंने तलाशना था, तो इसलिए सर मैंने आज आपको बुलाया है। तीन चार जो बड़े अहम सवाल है सर, मैं स्टेप बाय स्टेप उन पे आता हूं। सबसे अहम जो सवाल आया असम राइफल के जवानों का कि सर हम आर्मी की ड्रेस पहनते हैं, आर्मी की तरह ड्रिल करते हैं, आर्मी के ही ऑफिसर्स हमारे ऊपर कमांड करते हैं, आर्मी की तरह ही हमारी ट्रेनिंग है, सारा काम बोला हम आर्मी का करते हैं। लेकिन दिल उस वक्त दुखी हो जाता है जब पता चलता है कि हम आर्मी का नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आते हैं। तो इसको लेकर क्या आगे हो सकता है सर, क्या पॉसिबिलिटी आप देखते हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो ये एक माइंडसेट की बात है। जितनी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, आर्म फोर्सेस हो, आर्म फोर्सेस के तमाम विंग हो, एक उनका एक माइंडसेट बनता है, एक काम करने का इथोस होता है, कल्चर होता है, एक ट्रेडिशन होते हैं, उसके तहत काम होता है। देखिए, असम राइफल की ट्रेनिंग पे कोई शक नहीं कर रहा, असम राइफल की एफिशिएंसी पे कोई शक नहीं कर रहा। उन्होंने देश की बहुत बड़ी सेवा की और बहुत समय से करते आ रहे हैं। 1835 से लेके आज तक, जब से असम राइफल का रेज हुआ, और आज तक उन्होंने देश में अथक प्रयासों द्वारा नेशन बिल्डिंग में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। और जहां तक देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और होम मिनिस्ट्री का सवाल है, उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, फायदे नुकसान हैं। बहुत सारे फायदे हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ होम को मिलते हैं, बहुत सारे प्रिविलेजेस हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं, एक्शन का लेने का लेवल बहुत फास्ट हो जाता है। और देखिए, जितने पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो सारे के सारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आते हैं, और असम राइफल एक पैरामिलिट्री फोर्स है। अगर वो रेगुलर आर्मी की तरह होते हैं जैसे कि हमारे राष्ट्रीय राइफल्स हैं, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आते हैं। तो लेकिन जब पहली बार इसको कछार लेवी के नाम से जाना जाता था 1835 में, तब से ये पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। देखिए, इसका जो रेज हुआ वो टी बगान में एक तरीके से जो रेडर्स आते थे उनके ऊपर रेड करते थे, उनकी सुरक्षा के लिए किया गया था। और धीरे धीरे इनका दायरा बढ़ा और उन्होंने तमाम तरीके के ऑपरेशन, जिसमें एंटी इंसर्जेंसी, एड टू सिविल अथॉरिटी है, एरिया डोमिनेशन है, रोड ओपनिंग, तमाम तरीके काम किए। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम में होने के बहुत सारे फायदे हैं। अगर उनकी एस्पिरेशन ये है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ काम करना चाहते हैं, तो देखिए जो ऑपरेशनल रोल है वो तो आर्मी के साथ है। आप पेपर पे वो सारी चीजें काम करते हैं जो आर्मी करती है। ऑपरेशनल रोल में आप आर्मी के साथ है, तो ये एक बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन है। आर्मी किस लिए जाना जाता है? वो अपने रोल के लिए जाना जाता है। क्या आप टास्क कर रहे हैं, किस तरीके से आप डिलीवरी दे रहे हैं, तो ये आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आते हैं, आर्मी के साथ काम करते हैं, और कोई डिफरेंशिएशन नहीं है किसी भी तरीके की आपके लड़ने, कॉम्बैट एफिशिएंसी में, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी में, और किसी भी तरीके से जो आपका लड़ने का तरीका, जो काम करने का तरीका, उसमें अंतर नहीं है। तो लिहाजा एक माइंडसेट की बात है, ये जवानों को बताया जा सकता है कि एडवांटेजेस क्या हैं होम मिनिस्ट्री में होने के। आपकी अकाउंटेबिलिटी सिस्टम, आपका जो फाइनेंशियल है, आपके तमाम तरीके के जो राइट्स हैं वो वहां प्रोटेक्टेड, और तमाम तरीके की सुविधाएं आपको एडिशनल दी जाती हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में होने की वजह से। आपने एक बड़ी अहम बात कही सर कि आरआर की जो भूमिका जम्मू कश्मीर में है, वही भूमिका नॉर्थ ईस्ट में असम राइफल की है, और ये सबसे पुरानी फोर्सेस में से एक शामिल है। शायद जो बीएसएफ, आईटीबीपी, तो उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं होगा जब से असम राइफल मौजूद है, अपनी ड्यूटीज दे रहे हैं। लेकिन आरआर आर्मी के अंडर है, और वही सवाल वो पूछ रहे हैं कि जो काम आरआर जम्मू कश्मीर में कर रही है आतंकियों के खिलाफ, वही काम तो हम नॉर्थ ईस्ट में कर रहे हैं आतंकियों के खिलाफ। फिर दोनों में भेदभाव क्यों? वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, हम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में। आपने एक चीज और बड़ी अहम कही सर कि जो ऑपरेशनल उनकी कमांड है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जब वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हाथ में है तो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव भी आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ले ले।
अब इसमें तो हम बटे हुए हैं पूरा, एक इधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है और हम बीच में फंसे हुए हैं सब। देखिए इसको मैं थोड़े दूसरे तरीके से टेकअप जी करूंगा। सर। देखिए जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है, ठीक जी है। अकाउंटिंग सिस्टम में क्या आता है, आपके टेस्ट ऑडिट आते हैं, आपके फाइनेंसेस आते हैं, आपके रेगुलेशंस आते हैं, आपको ज्यादा लिबर्टी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। अगर आप ओके। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आते हैं, आर्मी के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, तो उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं। सबसे बड़ा देखिए आज की डेट में आर्मी के एनएफयू, आपके यहाँ एनएफयू नॉन फंक्शनल अपग्रेड लागू है मैं पैरामिलिट्री फोर्सेज में, वो फौज के लिए लागू नहीं है। और जो आपके फाइनेंस की जो लिबर्टी है, जो स्पीड है, जो सैंक्शनिंग पावर है, वो एक आप इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह काम करते हैं, तो उसके एडवांटेज ज्यादा है। और जो असम राइफल में जो कार्डर जाता है सर्व करने सेंट्रल आर्मी से, उनको देखिए डेपुटेशन अलाउंस भी मिलता है, तो तमाम तरीके की सुविधाएं मिलती हैं। और अकाउंटिंग सिस्टम का सिर्फ अंतर है, अगर आप एक तरीके से देखें कि आपके फाइनेंसेस आपको डेलीगेट किए हुए हैं, आपके राशन, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट, आपका फाइनेंस का जो आईजी असम राइफल उस हेडक्वार्टर से फ्लो डाउन करता है। और जो जहां तक फंड एलोकेशन का सवाल है, मेरा मानना है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तमाम तरीके की सुविधाएं दी जाती। तो ये एक अकाउंटिंग सिस्टम है, आप इसको इतना बस ध्यान रखें। ऑपरेशनल रोल में कोई अंतर नहीं। आपको क्या एडवांटेज मिल जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आने से, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर आप पैरामिलिट्री फोर्सेस के पार्ट हैं तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में रहना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज आईटीबीपी के लिए लागू है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, सीआरपीएफ के लिए, तमाम ऐसी संस्था के लिए। तो सिर्फ आप एक अर्ध सैनिक बल है, लिहाजा आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। लेकिन इसमें मैं बहुत लॉजिक नहीं देखता हूं कि अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आ जाएंगे तो ऐसे आपको कौन सी एडिशनल सुविधाएं मिल जाएंगी जो आपको अभी नहीं मिल रही हैं। आपके पास तीन ऑप्शन है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सीजीएचएस स्कीम है उसको फॉलो कर लीजिए, या आप मेडिकल अलाउंस ले लीजिए, या ईसीएचएस का कार्ड। आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। तो मेरा मानना है कि असम राइफल वेल ऑफ है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, लेकिन जब आपको ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट आएगी, टैक्टिकल रिक्वायरमेंट आएगी, ट्रेनिंग और जहां तक हथियारों का सवाल है, वो सारा कुछ आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से फ्लो होता है। तो इसमें मैं बहुत लॉजिक नहीं देखता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में होना चाहिए और एमएचए में नहीं होना चाहिए। एक व्यूअर्स है, उनका साथ साथ में सवाल है कि सर पेंशन तो सेंट्रल सिविल पेंशन लिखा जाता है, पेंशन के वक्त हमें सिविल पेंशनर लिखा जाता है, पूरी जिंदगी हम वर्दी में निकाल देते हैं, लेकिन जब पेंशन का वो कागज मिलते हैं तो उसमें सिविल पेंशन हमें लिखा जाता है, उससे वो बहुत दुखी हैं। एक और है साथ साथ में, वो कह रहे हैं कि हमारा ऑफिसर बेस्ड कैडर नहीं है, कि असम राइफल हमारे ऊपर जो कमांड करने के लिए होते हैं वो आर्मी से ज्यादातर ऑफिसर्स आते हैं, हमारा ऑफिसर्स हैं लेकिन बहुत कम परसेंटेज में है, उसे आप कैसे देखते हैं सर? देखिए जो आपका लास्ट पॉइंट है वो मैं उसको पहले हैंडल करूंगा। देखिए जहां तक ऑफिसर कार्टर का सवाल है, आज की डेट में जो मेरी जानकारी है उसमें 80-20 है, 80% आर्मी का कार्डर है और 20% उनके असम राइफल के जो जवान प्रमोट होकर ऑफिसर बनते हैं वो कार्डर है। लेकिन इसमें अगर वो चाहते हैं, अगर उनका आज की डेट में देखिए हर एक के एस्पिरेशन लेवल बहुत ज्यादा है, हर आदमी अपने तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन को लीड करना चाहता है। अगर उनकी ये संख्या देखिए, जवान से प्रमोट होके वो ऑफिसर बनते हैं, डायरेक्ट ऑफिसर कार्डर का इंडक्शन नहीं है। अगर डायरेक्ट ऑफिसर कार्डर का इंडक्शन होगा तो इन ऑफिसर्स में और जो बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उनके ऑफिसर का इंडक्शन की तरीके से ही होगा। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि हम देखिए सन ऑफ सॉइल और जो वहां के जो रिक्रूट है जवान है उनको प्रमोशन की सुविधा देना चाहते हैं, और ये 20% काफी बड़ा नंबर होता है। तो उनको एक प्रमोशन का एवेन्यू है। देखिए बहुत काबिल लड़के आते हैं असम राइफल में। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा 5 जवान जो मणिपुर के थे उनको ऑफिसर कार्डर दिया गया, तो ये एक तरीके का उनके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर होता है। अगर आप अपना सेपरेट कार्डर रखेंगे तो मेरा मानना है कि आपके एस्पिरेशन लेवल जरूर मीट आउट होंगे, आपको वो ट्रेनिंग वो सुविधाएं जो आर्मी ऑफिसर दे रहे हैं शायद वो उस लेवल पे ना आ पाए, फिर आपका फेट भी वही होगा जो मेरा कहने का मतलब जो ट्रेनिंग का है वो बीएसएफ और सीआरपीएफ के लेवल का होगा। आप फौज के अफसरों के साथ रहते हैं तो उनकी तरह सोचते हैं, उनकी तरह ट्रेनिंग करते हैं, उनकी तरह एक्शन करते हैं, उनकी तरह इम्पार्शियल एक्शन होता है। रिसेंटली देखिए मणिपुर में तमाम तरीके के एलिगेशन लगे असम राइफल के, लेकिन सिर्फ आर्मी के ऑफिसर्स लीड कर रहे थे तो ये सारे जो एलिगेशन थे वो
प्रूव नहीं हो पाए, वो गलत साबित हुए। और इस तरीके के जब हम विदाउट एनी कास्ट कलर क्रीड रिलीजन की बात करते हैं तो वो हिंदुस्तान की आर्मी और हिंदुस्तान के आर्मी के ऑफिसर इस चीज को बहुत बखूबी समझते हैं और एक तरीके का इथोस उन्होंने असम राइफल में दिया। लेकिन उनका मानना है कि अगर उनके एस्पिरेशन लेवल को मीट करना है तो इस 20% को बढ़ाया जा सकता है, इसको परसेंटेज में ना करके कैलिबर और कॉम्पिटेंस में कन्वर्ट करें। अगर कोई जवान कॉम्पिटेंट है तो उसको प्रमोशन दिया जाए। 13 साल के सर्विस को आप रिड्यूस करके 10 साल कर सकते हैं या 7 साल कर सकते हैं। जैसे यंग सोल्जर अगर उसमें पोटेंशियल है तो वो ऑफिसर काडर बने, और जो एक रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है कि वो कमांडेंट तक ही प्रमोट हो सकते हैं, इसको भी हटाने की कोशिश की जा सकती है। वो डीआईजी या आईजी जिस लेवल पे वो प्रमोशन चाहते हैं या हो सकते हैं उनकी काबिलियत के हिसाब से उनको प्रमोट किया जाए। तो कुछ सुधार की जरूरत है। देखिए, समय के साथ साथ बदलाव जरूरी है, चाहे वो असम राइफल है, इंडियन आर्मी या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो। थोड़े समय पे वो स्केल हो जाता है, उसमें आपको एक वाइब्रेशन लाना है, लोगों के एस्पिरेशन लेवल को मीट करना है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग योर स्टैंडर्ड। अगर आपका स्टैंडर्ड कॉम्प्रोमाइज नहीं होता तो इस सीमा को बदलें और उनको ज्यादा एवेन्यूज प्रोवाइड करें। जहां तक उनके देखिए सिविल पेंशनर का सवाल है, उसको भी मॉडिफाई किया जा सकता है, टर्मिनोलॉजी देने की सवाल है। आप उनको अर्धसैनिक बल पेंशन स्कीम बोल सकते हैं या डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस पेंशन स्कीम बोल सकते हैं। इस तरीके के देखिए कॉस्मेटिक बदलाव हैं, इससे एक्चुअल तो पेंशन पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनका ईगो सेटिस्फाई होगा। वो एक तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस पेंशनर प्लान बना दीजिए उनके लिए, तो वो भी सिक्योरिटी फोर्स में आ जाते हैं। तो ये सिमेंटिक्स है, किया जा सकता है। तो मैं उनकी दोनों डिमांडों से सहमत हूं, किया जा सकता है, इंप्लीमेंट किया जा सकता है। ये माइंडसेट की बात है, इससे कोई मटेरियल डिफरेंस नहीं होगा। हमें क्या चाहिए? हमें कॉम्पिटेंट ऑफिसर चाहिए, चाहे वो असम राइफल से आए चाहे वो आर्मी से आए। अगर असम राइफल में वो कॉम्पिटेंस वो कैलिबर है तो जरूर उनको प्रमोट करिए और उसके एस्पिरेशन लेवल को मीट करें, जिससे वो आने वाले समय में अपनी सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी है उसको पूरी तरीके से डिस्चार्ज कर सके। एक पॉइंट और बड़ा अहम आ रहा है, क्योंकि एक जो व्यूअर्स हैं वो बोल रहे हैं कि सर ये कैसी फोर्सेस है जिसके अंदर एससी प्रमोशन में एससी एसटी के हिसाब से प्रमोशन होता है। असम राइफल में बोला यहाँ पर ये नहीं देखा जाता आपके अंदर क्या कैलिबर है, आप क्या डिलीवर कर रहे हो। यहाँ एससी एसटी देखा जाता है प्रमोशन के लिए। सर तो इन चीजों में तो सुधार करना होगा ना। जी हाँ, देखिए, जब आप आर्मी के लेवल पे बात करते हैं तो आपको जो आर्मी में जो इथोस है उसको इम्बाइब करना पड़ेगा। एक तरफ आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के सारे एडवांटेज लेना चाहते हैं और दूसरी तरफ फिर बोलते हैं कि हमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आना है। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आते हैं तो उसमें किसी भी तरीके का रिजर्वेशन नहीं होता। उसमें बटालियन कास्ट वाइज कुछ बटालियन है, उसका फिक्स परसेंटेज है, उसके तहत होता है। तो आपको इन सारी चीजों को ध्यान में रखना होगा। आप बेस्ट ऑफ एवरी सिस्टम नहीं ले सकते हैं। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में तो उनके जो सेंट्रल गवर्नमेंट के और जो संविधान की जो सुविधाएं हैं वो आपको मिलेंगी। उसमें आपको एससी एसटी का रिजर्वेशन, इसके तहत आईपीएस में भी ऐसे ही प्रमोशन होते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी ऐसे ही प्रमोशन होते हैं और असम राइफल में भी होते हैं। और ये टेस्ट ऑफ द टाइम है, वो टाइम एंड अगेन ये प्रूव हो चुका है कि इस तरीके की चीजों ने रिजल्ट दिया है। तो आप एक तरफ तो अपने को पूरी तरीके से कॉम्बटाइज रखते हैं, दूसरे तरीके से एससी एसटी और का रिजर्वेशन के तहत प्रमोशन लेना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है वो आपका एक्सपीरियंस। जो भी प्रमोट हो रहा है उसने ग्राउंड पे सर्विस की है। प्रमोशन के समय जरूर इस तरीके का डिसग्रंटलमेंट हो सकता है कि जूनियर सीनियर बन गया, सीनियर जूनियर हो गया, लेकिन इन सारी सुविधाओं को मेरा मानना है अगर क्रीमी लेयर को फुल्ली इंप्लीमेंट करते तो वो भी खत्म हो जाएगा। अगर आप सिर्फ इंडक्शन में उसको आप रिजर्वेशन देते हैं और प्रमोशन में ये चीजें नहीं लागू करते हैं और ये सिर्फ डिफेंस फोर्सेज या सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए लागू हो तो ये प्रोविजन खत्म हो सकता है। तो एक इंडियन आर्मी या कोई भी सिक्योरिटी फोर्स, असम राइफल कोई ले लीजिए, सीनियरिटी बेस्ड है। हमारा हायरार्की सिस्टम नहीं तो नायक हवलदार की नहीं सुनेगा, हवलदार नायक सूबेदार की नहीं सुनेगा। तो अगर आप इस हायरार्की को, इस सर्विस प्रोफाइल को मेंटेन रखते हैं तो आप प्रमोशन में इस तरीके के रिजर्वेशन को रिकंसिडर कर सकते हैं। उनका मानना बिल्कुल सही है, लेकिन जब तक रूल अमेंड नहीं होते, देखिए आज की डेट में असम राइफल अपने असम राइफल के जो नियम है उसके तहत चल रहा है, तो उसके जो प्रोविजन है उसका समय आ रखा रिव्यू करने के लिए। पॉइंट जेन्युइन है, प्रमोशन में इस तरीके की अगर स्पेशल प्रिविलेजेस मिलता है तो एक तरीके का डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है, इसको रिव्यू करने की जरूरत है। मैं आपके इस पॉइंट को पूरी तरीके से करता हूं। बिल्कुल सर, एक पॉइंट और बड़ा अहम जो आ रहा है कि असम राइफल की 2 बटालियन को जम्मू कश्मीर में तैनात किया गया है।
असम राइफल ने बहुत अच्छा काम किया नॉर्थ ईस्ट में। आज जो मिलिटेंसी है उस पर अगर कंट्रोल हो पाया है तो इसका बहुत सारा क्रेडिट असम राइफल को जाता है। नॉर्थ ईस्ट में के बाद जम्मू कश्मीर में आप असम राइफल की भूमिका को कैसे देखते हैं सर? क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियां बहुत अलग हैं, मिलिटेंसी बहुत अलग है, बोलचाल, भाषा सब कुछ चेंज है। कैसे देखेंगे सर आप? देखिए, असम राइफल ये पहली बार जेएनके में 2 बटालियन नहीं गई है। जब जी, मैं था जेएनके में उस समय भी असम राइफल की 2 बटालियन वहां ऑपरेट कर रही थी, तो ओके इनका सर। एक्सपीरियंस है। आप एक जगह पे देखिए, हिंदुस्तान के सिक्योरिटी कंसर्न जहां जहां होंगे, हम सारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जितने भी सदस्य लोग हैं उनको वहां जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। और 2 बटालियन वहां पे इसलिए डिप्लॉय हैं क्योंकि उनका एक स्पेसिफिक एक्सपर्टीज है। एंटी इंसर्जेंसी में आप असम राइफल का महारत हासिल है। वो तमाम तरीके की इस तरीके की एंटी रॉयट, एंटी इंसर्जेंसी में वो उनका जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, जो काम करते हैं, वो अलग किस्म का है। तो देखिए, हिंदुस्तान आर्मी के ऑफिसर उनको कमांड करते हैं, उनके कार्डर बेस्ड ऑफिसर भी बटालियन में होते हैं। तो अगर वो असम में ऑपरेट करें या जेएनके में ऑपरेट करें, हमारा मोडस ऑपरेंडी वही है, सिखलाई वही है, इंट सेटअप वही है। और जो आप काम करते हैं, जो लोगों के बीच में अपनी पैड बना के जो इंटेलिजेंस गैदर करते हैं, उसमें असम राइफल का कोई तोड़ नहीं है। तो लिहाजा वो बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन कर रहे हैं। और हमारा मानना है कि ऐसा कोई उनके दिमाग में हिचक नहीं है। वो देखिए, उन्होंने आईपीकेएफ के भी ऑपरेशन में वो कहते, श्रीलंका में भी उन्होंने ऑपरेट किया था। तो इस तरीके की चीजें हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ये इशू नहीं है। ये क्वेश्चन इसलिए रेज किया जाता है जिससे कि आप अपने मुद्दे को सेंसिटाइज कर सके। लेकिन अगर आप उस बटालियन के कमांडेंट या असिस्टेंट कमांडेंट, एडजुटेंट या उनके जवानों से बात करेंगे तो वो सेटिस्फाइड है। वो बोलेंगे कि आपको इस तरीके का ऑपरेशनल एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। तो ये बटालियन देखिए रोटेट करती है। और कई बार मैंने देखा कि वहां पे उन्होंने इतने सारे रिजल्ट दिए कि बटालियन को कई सारे उनको साइटेशन, रिवार्ड वगैरह मिले हैं। तो एक अच्छा काम कर रहे हैं और ये प्रथा जारी रहनी चाहिए। आप आसान राइफल है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जेएनके में ऑपरेट नहीं करेंगे। सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट कहीं भी दुनिया में आएगी, अगर आपको एक बटालियन को डिप्लॉय किया जाता है तो आप सारे सिक्योरिटी फोर्सेस का इथोस है कि वहां खुशी खुशी जाके वो रिजल्ट मैं 2-3 कड़वे सवाल आपसे पूछने जा रहा हूं। अब असम राइफल का जो जवान है वो अपने आप को सैनिक समझे या पुलिस का जो कांस्टेबल है वो समझे? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि एक जो जवान है वो कह रहे हैं सर, बहादुरी में हमें सेना मेडल मिला करता था, आज हमसे सेना मेडल भी छीन लिया गया। देखिए, ऐसा है कि ये असम राइफल के जितने अवार्ड है वो पीस टाइम के अवार्ड मिलते हैं। अशोक चक्र मिला है, कीर्ति चक्र मिला है। वो अगर आप उनकी लिस्ट देखेंगे तमाम तरीके के अवार्ड्स उनको मिले हुए हैं। तो ये सोल्जर ही है। मैं उनमें बिल्कुल किसी भी तरीके का डिफरेंशिएशन नहीं करता हूं। आप किसी भी तरीके से अपने को पुलिस ना समझे, ये पुलिस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। पहली चीज तो नाम ही है अर्धसैनिक बल, नंबर 1। लेकिन अर्धसैनिक बल से भी आपका दर्जा कहीं ज्यादा है। आप एक सोल्जर हैं। आपके जो कमांड चैनल है, आपकी जो ट्रेनिंग है, आपकी सिखलाई है, वो सारा कुछ किसी भी सैनिक से कम नहीं है। तो ये दिमाग से निकाल दें कि आप पुलिस हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप सिक्योरिटी फोर्सेस के एक अहम किरदार निभाते हैं, एक अहम रोल प्ले करते हैं। और आप भारतीय सेना के पेपर पे हिस्सा ना होके, लेकिन ग्राउंड पे आप जरूर हिस्सा हैं हिंदुस्तान आर्मी के। जी, बस 2 सवाल शायद एक साथ ही उनका जवाब आप दे दीजिएगा क्योंकि लंबा वक्त मैंने आपसे ले लिया है। एक सवाल ये कि क्या आने वाले वक्त में भारत सरकार सोच सकती है, क्योंकि एक लंबा तजुर्बा, लंबा बैकग्राउंड, लंबा इतिहास असम राइफल का है, तो क्या इसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आने वाले वक्त में शामिल किया जा सकता है? क्या इस पे विचार किया जा सकता है? और दूसरा ये कि क्या हम वाकई में असम राइफल की जो एफिशिएंसी है, जो उन ऑपरेशन करने की उनके पास क्षमता है, हम उसका सही में इस्तेमाल कर पा रहे हैं, या आर्मी में आ जाए तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से उसका यूज कर सकते हैं, उस मैन पावर का? देखिए, सबसे पहले तो मैं इनको ये बता दूं कि असम राइफल का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में इसलिए आना अभी फॉर द टाइमिंग नहीं संभव दिखता है क्योंकि एक तरीके से हम एक कैपिंग करते हैं हिंदुस्तान आर्मी का। अगर क्वांटिफाई करते हैं, 13 से 14 लाख की आर्मी है। अगर उसमें 65-70 हजार या इतने लोगों को और ऐड करने जाएगा तो एक तरीके से हमारे संख्या में इजाफा होता है। और तमाम तरीके के वर्ड में जब हम एक पीस की बात करते हैं, कॉस्ट कटिंग की बात करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को मिनिमम यूज करने की बात करते हैं, तो उसमें इजाफा हम नहीं दिखा सकते। और साथ में आपके पड़ोसी मुल्कों को एक इंसेंटिव मिलता है
फर्दर रिक्रूटमेंट करने का और तमाम तरीके के हथियारों को लेने का। जब आप एक मैट्रिक्स बनाते हैं, हिंदुस्तान आर्मी की संख्या क्या है, एयरफोर्स नेवी की संख्या क्या है, उसी मैट्रिक्स पे पाकिस्तान या चाइना अपने तमाम तरीके की प्लानिंग करता है। अगर उसमें 1 लाख का इजाफा अज़ाम राइफल का होगा तो उनकी तरफ से तमाम तरीके की ऐसी अनेक रिक्रूटमेंट प्रोसेस को बढ़ाया जाएगा, वॉर वेजिंग मटेरियल को बढ़ाया जाएगा, जिससे वो हिंदुस्तान आर्मी को चेक कर सकें। तो लिहाजा हम इस रैट रेस में नहीं पड़ना चाहते हैं। और हिंदुस्तान की आर्मी में टाइम टू टाइम हमने कॉस्ट कटिंग की है, मैन पावर कटिंग की है, और हमने जो टीथ है उसको बढ़ा के टेल को कट करने की कोशिश की है। तो मेरा मानना है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम डिफरेंट पहलू में और डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं और एरिया स्पेसिफिक यूज करते हैं तो इससे बहुत ज्यादा हमें फायदा मिलता है। एक आपका इंटेलिजेंस नेटवर्क स्ट्रांग हो जाता है, आप उस जमीन की बनावट को अच्छे से जानते हैं, एक ऑपरेशनल एफिशिएंसी आपकी बढ़ती है, और साथ में जो ईज ऑफ ऑपरेशन है विद मिनिमम एफर्ट वो आप लागू कर पाते हैं। तो अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ऐड करते हैं तो संख्या बढ़ती हुई दिख रही है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर आपके इंटरनल सिक्योरिटी का मामला को हैंडल करते हैं, लिहाजा उनका उसमें बने रहना और एक फोर्स तरीके से पीसफुल प्रोजेक्शन करना इंडियन आर्मी का, वो एक मकसद होता है। ये मेरा और सबसे अच्छी बात भी है कि जहां तक मेरा नॉलेज है कि एक लंबी सर्विस आप असम राइफल में कर सकते हैं। ऐसे काफी लोग हैं जो 55-60 ईयर्स तक शायद जॉब कर सकते हैं। इंडियन आर्मी का की तरफ अगर आप देख रहे हैं, उसकी तरफ बनना चाहते हैं, तो फिर आज अग्निवीर का भी एक कंसेप्ट है, तो वो फिर उनको और टेंशन दे सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अब सीएपीएफ में जाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं ताकि एक लाइफ भर की जॉब की गारंटी बनी रहे। तो लेकिन शुक्रिया सर आपका, आप आए और बहुत बारीकी से आपने समझाया। आई होप मेरे दर्शकों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू राजेश, इट इज ऑलवेज प्लेजर वर्किंग विद यू। थैंक यू सर। जय हिंद सर। जय